हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे और इसमें हम लोग संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान निर्माण के बारे में हम पढ़ेंगे। आपके लिए मैं सीटेट की जो एसएसटी है पेपर 2 के लिए, ठीक है, तो इसके लिए मैंने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। आप लोग मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। और आज मैं आपके लिए सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें कि हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, संविधान जो है वो लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। ठीक है, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। ठीक है, संविधान अनेक काम करता है। ठीक है, संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध जो है वो तय होता है। ठीक है, उसके साथ साथ लोगों और सरकार के बीच में भी जो संबंध है वो तय होते हैं। ठीक है, संविधान अनेक काम करता है जिनमें प्रमुख है, देखिए संविधान क्या क्या काम करता है, आइए हम उसको देखते हैं। तो पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। संविधान का पहला कार्य क्या है? ठीक है, पहला जो प्रमुख कार्य है कि यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के अलग अलग तरह के लोगों के बीच में जरूरी भरोसा और सहयोग को विकसित करता है। ठीक है, दूसरा देखिए, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। ठीक है, सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा इसका प्रमुख कार्य देखिए, तीसरा कार्य कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। ठीक है, और हमें बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं। ठीक है, और चौथा क्या है? यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अच्छे समाज के गठन के लिए चौथा कार्य क्या है इसका? अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यानी कि संविधान जो है वह अलग अलग तरह के लोगों के बीच में भरोसा और सहयोग को विकसित करता है। ठीक है, सरकार का गठन किस तरीके से होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा यह स्पष्ट करता है। ठीक है, सरकार की जो अधिकार की सीमा है, ठीक है, सरकार के अधिकारों की जो सीमा है उसे जो है संविधान तय करता है। और संविधान हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और संविधान अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा कि जिन देशों में संविधान है, ठीक है, वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे जिस भी देश में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ठीक है, देखिए, ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी।
इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण। चलिए देखिए, भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। ठीक है, भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। ठीक है, यानी कि जब देश गुलाम था और जब आज़ादी का समय आया तो हम ये उस समय की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। चलिए आगे देखिए, विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। ठीक है, एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या वे स्वतंत्र रहें। ठीक है, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था कि जो देसी रियासतें थी इनके शासकों को ये आज़ादी दे दी कि भारत और पाकिस्तान को तो बंटवारा कर ही जा चुका है, अब आपकी मर्जी है कि आपकी जहाँ इच्छा हो आप वहाँ अपने जो रियासत है उसका विलय कर दें या फिर आप एक स्वतंत्र राज्य बनाकर रहें। ठीक है, इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। ठीक है, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी नहीं थी। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। ठीक है, जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान लिखने वाले थे, उनको देश के उस समय की जो वर्तमान स्थिति थी और जो उसके बाद का जो भविष्य था, इन सभी बातों की चिंता थी और सभी बातों पर विचार करके ही संविधान को लिखना था। तो ये एक कोई सरल कार्य नहीं था उन लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, संविधान निर्माण का रास्ता। संविधान निर्माण का रास्ता। अब देखिए इसमें क्या है कि सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो सिर्फ जो विदेशी सत्ता थी उसके खिलाफ ही नहीं था। ठीक है, उन्हीं से सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए थी, बल्कि यह समाज को फिर से जगाने के लिए भी था ये आंदोलन। ठीक है, अपने समाज और राजनीति को बदलने के लिए, उसे नए सिरे से गढ़ने के लिए ये आंदोलन था। अब देखिए, आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ठीक है, ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। ठीक है, जब क्या होता है, जब चार लोग किसी एक चीज़ पर विचार करते हैं तो सबका विचार जो है
वो अलग अलग तो होता है ना, तो उस पर बहस भी होता है, लेकिन कुछ जो बातें होती हैं जिनमें कि सभी के विचार जो है वो मेल खाते हैं। तो सेम उसी प्रकार से उस समय भी था। देखिए आगे देखिए कि 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का जो रूपरेखा होगी वो किस तरीके की होगी। जो आज़ाद भारत का जो संविधान होगा वह कैसा होगा। ठीक है, इसका एक जो प्रस्ताव है ये रखा गया था। आगे देखिए कि इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर भी सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। यानी कि जब अभी संविधान लिखा नहीं शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ही कुछ जो बातें थी, यानी कि जैसे सार्वभौम जो वैश्विक मताधिकार है, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है, और अल्पसंख्यकों के जो अधिकारों की बात है, उनके अधिकारों की रक्षा की जो बात है, इस पर सभी की जो है सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। ठीक है, आगे देखिए औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट करने का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वो बहुत कमजोर था। ठीक है, 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ। ठीक है, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। तो जो लोग, बहुत कम लोग ही चुनाव में वोट डालते थे, बहुत कम लोग ही जो थे वो विधानसभाओं में जा कर के काम करते थे। ठीक है, सरकार जो थी वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी। ठीक है, लेकिन जो विधानसभा में जा कर के काम करने का जो अनुभव था वो बहुत ही इन लोगों के लिए लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं लोगों को अपनी संस्था और व्यवस्था बनानी भी थी और चलानी भी थी। ठीक है, और इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था में लगभग जस का तस अपना लिया गया। यानी कि जो पुरानी व्यवस्था थी उनको भी वैसे का वैसे ही अपना लिया गया। ठीक है, और जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून, 1935 का भारत सरकार कानून। आगे देखिए कि आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चल रहे चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि लोगों में जो ये बहस थी, ये बहुत पहले से ये बहस चलती आ रही थी कि आज़ादी के बाद भारत का स्वरूप जो होगा वो किस तरीके का होगा। ठीक है, तो हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए आगे कि हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है,
रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हर कदम पे वे सवाल जरूर पूछते थे कि क्या वे चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। यानी कि जो दूसरे देशों में जो चीज़ें थीं, जिस तरीके का आदर्श था, जिस तरीके का लोकतंत्र था, जिस तरीके के अधिकारों की सूची बनाई गई थी, तो इनको अपनाने से जो भारतीय थे वो हिचक नहीं रहे थे, लेकिन वो इस बात पे ज़रूर सोच रहे थे कि क्या ये जो चीज़ें हैं ये भारत के लिए भी उपयुक्त होंगी। और इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। तो इन सभी चीज़ों पर विचार विमर्श करने के बाद ही जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जो मिल करके इन सभी ने संविधान के निर्माण में, भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मदद की। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा, अब देखिए इसमें क्या है, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, चुनाव किस लिए किया गया, ताकि कौन कौन जो संविधान लिखने में कौन कौन लोग शामिल होंगे इसके लिए। ठीक है, और ये कब किया गया, जुलाई 1946 में। ठीक है, और दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, इसके तत्काल बाद देश जो था वो दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में बट गया। ठीक है, संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। अब आगे देखिए कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। ठीक है, इसने, इसलिए नहीं है यहाँ पर, इसने है, इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। ठीक है, और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, और इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी कि इसे समझिएगा कि 26 नवंबर 1949 को जो लिखने का, जो संविधान लिखने का जो कार्य था वो पूरा कर लिया गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को इसे इम्प्लीमेंट किया गया, इसे लागू किया गया। तो ये जो दो है 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, तो ये आप याद रखिएगा कि काम जो है, संविधान लिखने का जो काम है, ये 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया गया था, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, जिससे कि हम लोग जो है इसकी याद में हर साल 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। अब आगे देखिए कि इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं। आप सोच लीजिए, इतना पुराना जो संविधान बनाया गया है, इसे भी हम लोग आज भी इसको फॉलो करते हैं ना, इसे मानते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, हम क्यों मानते हैं, तो आइए देखिए। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, बल्कि यह अपने सदस्यों की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। आगे देखिए,
देखिए, दुनिया के कई देशों में संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है, पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भर ही है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। ठीक है, लेकिन हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। ठीक है, पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है। ठीक है, एक एक शब्द पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। ठीक है, यानी कि जो सामाजिक समूह है, यहाँ बताया जा रहा है कि सामाजिक समूह ने संविधान में कुछ जो प्रावधान है, ठीक है, उन पे सवाल जरूर उठाए हैं, लेकिन किसी भी सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने संविधान की वैधता पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया है, और यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। ठीक है, आगे देखिए कि संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौमिक वैसा मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। ठीक है, इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिस राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूहों और विचारों के लोग थे। ठीक है, सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। ठीक है, अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का होता। क्यों? क्योंकि सार्वभौम वैश्विक मताधिकार का मतलब क्या हुआ कि किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और किसी भी पेशे के जुड़े लोग हों, सभी समूह के लोगों को मताधिकार, मत देने का अधिकार होगा, है ना? है। तो उसी प्रकार से उस समय भी जो लोग थे इसमें वो सभी समूह से थे, जाति, वर्ग और किसी भी धर्म से थे। ठीक है, कोई इसमें ऐसा नहीं था कि कोई एक स्पेसिफिक वर्ग, स्पेसिफिक जाति के लोगों ने ही इसका चुनाव किया था। ठीक है, और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने का प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, ठीक है, और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप समिति के प्रमुख, ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया था, कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए थे और उसके बाद सबकी सहमति ली गई उसके ऊपर। ठीक है, फिर जो प्रारूप समिति के जो प्रमुख थे, प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए प्रारूप संविधान बनाया। यानी कि एक पहले नहीं बोलते हैं, रफ वर्क किया। ठीक है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सबसे पहले क्या किया कि जितने भी जो सिद्धांत रखे गए, जो भी उसमें अधिकार सम्मिलित किए गए हों, जो राइट्स हों, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं जो संविधान में सबके लिए लिखा गया, तो पहले उसका एक रफ वर्क तैयार किया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने और उसे संविधान, ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इस पर चर्चा के लिए क्या किया, एक प्रारूप संविधान बनाया, मतलब उस पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, एक रफ वर्क किया ताकि लोग जो है उसे, जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, संविधान सभा के जितने भी सदस्य हैं, वो उसे पढ़ सके और उस पर चर्चा कर सके कि हाँ, जो चीज़ें हैं इसमें वो सभी मान्य हैं, वो सभी को मान्य है, वो उचित है।
ठीक है, चलिए आगे देखिए। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई, मतलब जितनी भी धाराएं उसमें लिखी गई, ठीक है, संविधान के प्रारूप में जितनी भी धाराएं लिखी गई उस पर कई कई बार चर्चा की गई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ, ठीक है, 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। आगे देखिए कि 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया, ठीक है। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। मतलब जो इतने समय तक जो बहस हुई, जितनी भी धाराएं थी उन पे कई कई बार जो चर्चाएं हुई, तो इससे जो है इसके पीछे की जो सोच रही होगी और जो तर्क है इसको हम समझ सकते हैं। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। अब आगे देखिए कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। अब हम यह जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आप लोगों ने देखा होगा संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। देखिए, भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में ही था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है और इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की, ठीक है। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतरिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। अब आगे देखिए, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है, ठीक है। भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो, औरतों को भी मर्दों जैसा अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा, ठीक है। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। और ये कथन किसका है? ये कथन है गांधी जी का, ठीक है। ये गांधी जी ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांतों को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभास पूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे?
हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल देंगे। ठीक है, और ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने देखिए कहा था, इसको फिर से मैं आपके लिए यहाँ पर बताती हूँ कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में तो हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का महत्व समान के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। और ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। आइए आगे देखते हैं। संविधान का दर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया और भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। ठीक है, संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। जो शुरुआत है, संविधान की जो शुरुआत है वो बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। ठीक है, देखिए, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। ठीक है, इसमें वह दर्शन शामिल हैं जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है, यानी कि पूरा संविधान जो बना है। ठीक है, ये सारी बातें जो है इस प्रस्तावना में एक छोटे से कविता के रूप में ही हमें बताई जाती है। ठीक है, यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। ठीक है, इसीलिए ये याद रखिएगा कि जो प्रस्तावना है इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। जो हमारा जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा संविधान की जो प्रस्तावना है वो कैसे शुरू होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता है ना। हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम। इसमें क्या है, हम भारत के लोग, भारत को, यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। यानी कि अपने राजा को, अपने प्रतिनिधि को हम लोगों ने स्वयं चुना है। ठीक है ना, हम भारत के लोग, जो पहला लाइन आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए समाजवादी समाज में संपदा,
सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए ठीक है, सरकार जो है वो जमीन और उद्योग धंधों की जो हकदारी है इससे जुड़े जो कायदे कानून हैं वह इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब हुआ कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, यानी कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हों। ठीक है, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं। अब लोकतांत्रिक जो है, लोकतंत्रात्मक है, इसका क्या मतलब हुआ कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, लोग अपने शासन का चुनाव करते हों और उसे जवाबदेह बनाते हों। ठीक है, यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। ठीक है, यानी कि लोकतंत्रात्मक का मतलब हुआ कि ऐसा सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार, सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, लोग अपने शासन का चुनाव स्वयं करती हो और उसे जवाबदेह भी बनाती है। जैसे कि आज का अगर हम सिचुएशन ले लें तो हम सभी ने जैसे मिल करके अपने देश का जो प्रतिनिधि के रूप में मोदी जी को चुना है, तो आज जो कोरोना से जो भारत पूरा झेल रहा है तो इसके लिए जवाबदेह भी हम उनको बनाते हैं। हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, और उनको हमारे क्वेश्चन का आंसर देना होगा क्योंकि उन्हें हमने राजा चुना है, अपना शासक हमने चुना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पंथ निरपेक्ष। अब इसका क्या मतलब होता है? पंथ निरपेक्ष, इसमें देखिए कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होती है। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। ठीक है, सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। ठीक है, ये समझ गए आप पंथ निरपेक्ष में कि जितने भी नागरिक हैं उन सभी को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई भी धर्म जो है वो आधिकारिक नहीं है। सरकार जो है वो सभी जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं इंडिया में, तो उन सभी मान्यताओं और आचरणों को जितने भी हैं उन सभी को समान सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है, इक्वल। ठीक है, न्याय। नेक्स्ट आता है हमारा न्याय। न्याय में क्या है कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है गणराज्य। गणराज्य क्या मतलब हुआ कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, न कि किसी वंश या राज खानदान। ठीक है, जिसे हम राजा चुनेंगे, जिसे अपना शासक चुनेंगे वही बनेगा। ठीक है, स्वतंत्रता, ये जितने भी हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। हम भारत के लोग भारत को समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न,
लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, न्याय, गणराज्य, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये जो चीज़ें हैं ये संविधान की प्रस्तावना में है। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखिए स्वतंत्रता। इसमें क्या है कि नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। ठीक है, नागरिक जो है वो कैसे सोचेंगे, कैसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे और कैसे अपने विचारों को अमल करेंगे, इस पर कोई भी अनुचित पाबंदी नहीं है। समता यानी कि समानता, तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुता, ठीक है, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम सब एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। कहाँ चला गया? हाँ, आगे देखिए संस्थाओं का स्वरूप। ठीक है, अब देखिए संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शनों का बयान भर नहीं है। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश करता है। जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। इसलिए आप लोग को पता होगा कि समय समय पर कुछ संविधान में संशोधन होते रहते हैं। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदले जा सके वाले कानून के रूप में नहीं देखा, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं इन बदलाव को? संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर हम संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल होगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, और इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा भी तय कर देता है कि सरकार जो है इससे आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखिए वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म 1875, मृत्यु 1950। जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। क्या थे ये? अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री, वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता। ठीक है, भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका और बाद में उप प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो शायद बहुत सारे जो राज्य हैं, वो छोटी छोटी जो रियासतें थी, वो आज अलग अलग राज्य या अलग अलग देश बन चुके होते। राज्य नहीं, अलग अलग देश बन चुके होते। ठीक है, आज इन्हीं की मेहनत की वजह से जो छोटी छोटी रियासतें थी वो एकजुट हुई और एक देश बना। सरोजिनी नायडू
1879 1949, जन्म आंध्र प्रदेश, कवयित्री, ठीक है, बहुत ही अच्छी कवयित्री थी सरोजिनी नायडू, लेखिका थी और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी और बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, 1888 से 1958, इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। ये शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। अरबी के विद्वान थे ये, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी इन्होंने भूमिका निभाई थी। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे और बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने, ठीक है। तो ये अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो पहले शिक्षा मंत्री हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। टी कृष्णमाचारी, 1899 1974, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1884 से 1963, जन्म इनका हुआ बिहार में। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदारी। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति। बलदेव सिंह, 1901 से 1961, जन्म इनका हुआ हरियाणा में। ये सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने। भीमराव रामजी अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका पूरा नाम, जो भीमराव अंबेडकर हैं उनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। 1891 से लेकर 1956, इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, याद रखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, 1889 से 1964, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। अंतरिम सरकार के ये प्रधानमंत्री थे। वकील और कांग्रेसी नेता थे। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। बाद में भारत के ये प्रथम प्रधानमंत्री बने, ठीक है। सोमनाथ लाहिड़ी, 1901 से लेकर के 1984, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। ये लेखक और संपादक थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे, ठीक है। और आगे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा। 1901 से लेकर के 1953, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। शिक्षाविद और वकील थे। हिंदू महासभा में सक्रिय थे और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक, ठीक है। तो चलिए, आज जो है वो हमने संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में, संविधान के दर्शन के बारे में पढ़ा, किस तरीके से संविधान जो है उसको तैयार किया गया उसके बारे में पढ़ा, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भारतीय संविधान में जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए। ये पहला वीडियो है सिविक्स की, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आए। तो आप मेरे वीडियो को देखिए, देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिए
मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।